सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जल्दी आ जाइए। बैच फर्स्ट आपकी वीडियो जल्दी डाल देते हैं। 2 लेक्चर और बचे हैं आपके, 5 लेक्चर मैं डाल चुका हूँ। उसके बाद हम बैच सेकंड को स्टार्ट करते हैं। नाइट तक मैं बैच सेकंड की भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, और एक चीज़ और बता देता हूँ, कल भी थोड़ा मतलब कि 9:30 10 एक लेक्चर डाल के मेरे को कहीं जाना हो सकता है, तो उस टाइम बीच में थोड़ा गैप लग जाएगा। तो आप माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। थोड़ा कोई फ्रेंड आ रहा है, उसको दिखाना है, तो वो गैप लग सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में क्या कान वगैरह में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो बस बीच में थोड़ा 1-2 घंटे का मैं गैप ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वीडियो डालूँगा, ओके। तो देखिएगा भाई, क्या है, देखिएगा ध्यान से, क्या आएगा आप हमारा। वाह भाई वाह, अब हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हो गया भाई, हाथ छापा मार देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, अब हम करेंगे किस चीज़ को अब हम करेंगे, हम पैरामैग्नेटिक को मैं आपको बता चुका हूँ, डायमैग्नेटिक को बता चुका हूँ, किस प्रकार ये फाउंड होते हैं, किस प्रकार ये बनते हैं। अब आप देखिएगा, अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड, हम उसको मैग्नेटिक जो मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ के हम मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली किसी भी कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के जो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मोमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हमको कोई कंडीशन चाहिए होती है, एक ऐसी कंडीशन चाहिए होती है जिससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को किस प्रकार मेजर करेंगे भाई, डायरेक्ट याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट हम किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर नहीं कर सकते। हमको एक कंडीशन चाहिएगी, वो कंडीशन लिख लीजिए, क्या होगी भाई, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो उसकी जगह आएगा भाई क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब अब देख लेना भाई, ससेप्टिबिलिटी वो मेरे से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसको बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन चाहिए होगी जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर सके। वो कंडीशन ये है भाई, इस कंडीशन से हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन चाहिए होगी। यहां पर म्यू का मीन्स ऑफ म्यू, इसका मतलब है भाई मैग्नेटिक मोमेंट, लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और जो एच क्या है, एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद भाई ये क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, सक्सेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसको एक्स को, ये जो एक्स लग रहा है ना आपको, ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ओके। तो देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हम मैग्नेटिक मोमेंट को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हमको एक कंडीशन चाहिए होती है। वो कंडीशन कौन सी होती है भाई, ये कंडीशन होती है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काउंट कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। यहां पर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस चीज, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइम, इसको साई इस प्रकार भी लिखते हैं और इस प्रकार भी लिखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, ठीक है, ओके। तो देखिएगा आप,
ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर साई एम इज इक्वल टू क्या होता है, लिखिएगा साई ये, ठीक है, ये इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, एन स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3RT। लिख लीजिए ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर 3RT। इसका मतलब एन का मीन्स क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। लो रफ कर देते हैं हम इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा भाई, सभी ने आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, आशा करता हूँ आपसे सभी से, ठीक है। आगे लिखिएगा, ये लीजिए हमने क्या निकाल लिया भाई, म्यू इज इक्वल टू साई एम एच, ठीक है, ये होता है ना, और साई एम क्या होता है भाई, साई एम इज इक्वल टू एन स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3RT होता है, ठीक है। यहाँ पर एन का मतलब एन क्या होता है भाई, एन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू का मीन्स क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। जल्दी लिख लीजिए सभी मेरे साथ, टाइम मत लगाना फिर आगे। आर मीन्स गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता ही है 8.34, आर की वैल्यू आपको पता है ना 8.34 होती है, और देख लेना अगर 8.34 ही होती है, 8 पॉइंट कुछ होती है याद रखना। और टी मीन्स टेम्परेचर, टी मीन्स होता है भाई टेम्परेचर, टी मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके मीन्स होते हैं। हम यहाँ पर किस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर जाइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, तो यहाँ पर म्यू है, अब म्यू को बाहर ले आइए, मैग्नेटिक मोमेंट काउंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे भाई, म्यू को बाहर ले आए और क्या किया हमने, जाइम को अंदर ले गए, मैन स्क्वायर डिवाइड बाय 3RT, यही तो होगा ना, यही होगा और क्या होगा, या फिर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, जाइम नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्ली इस टाइप से होगा, ऐसे थोड़ा कैलकुलेट होगा, वही तो मैं बोलूँ, ऐसे थोड़ा कैलकुलेट होगा, ये यहाँ पर होएगा मल्टीप्लीकेशन होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, ऐसे थोड़ा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा भाई, इसको यहाँ पर ले आए, इसको बाहर ले आए, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा एक प्रकार से, ठीक है। क्या होगा भाई, यहाँ पर एन स्क्वेयर जाई एम 3RT, फिर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, हम इसको इन्वर्स कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को इन्वर्स कर देंगे, म्यू स्क्वायर पूरी इक्वेशन को इन्वर्स करते हैं हम, ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप बताइए अब क्या करेंगे, म्यू स्क्वायर को हटा के इस पूरी के ऊपर क्या लगा देंगे, हाफ लगा देंगे, म्यू स्क्वायर क्या एक प्रकार से ये हो जाएगा ना, आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स वाले को इतना तो आता ही है। लीजिए ये मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ भाई, मैथमेटिक्स से जो है उनको तो आता है ना, ये चीज़ उनको तो आती होगी, ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। क्या बताया मैंने, जाई एम इज इक्वल टू क्या बताया, एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3RT, यही चीज़ बताई ना मैंने, यही चीज़। तो अब मेरे को म्यू स्क्वायर निकालना है, यहाँ से क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, आप क्या आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये इस टाइप से ही तो होगा, एन स्क्वायर डिवाइड बाय 3RT और जाई एम, यही होगा ना। अब मुझे क्या करना है, मेरे को भाई म्यू स्क्वायर चाहिए, म्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके होना चाहिए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है जाई एम के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को अब ये इनवर्स है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स वाली हटानी है मेरे को, मैं इनवर्स कर दूंगा इसको क्या कर दूंगा मैं, इनवर्स कर देंगे, ठीक है। इसको मतलब ये इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, अपोजिट, इसकी अपोजिट क्या होगी भाई, इसको ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब दोनों चीज को, म्यू स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा, इस पार्ट को भी ऊपर ले जाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, इस चीज को इनवर्स करना बोलता है, इनवर्स इक्वेशन, मेरे ख्याल से इनवर्स इक्वेशन बोलते हैं भाई, मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा पता है, मैथमेटिक्स अपना इतना बोलनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, मैं इनवर्स कर दूंगा इसको, तो ये क्या ये हो जाएगी इक्वेशन, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जाई एम, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जाई एम 3RT डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब भाई म्यू स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या होगा, ये इस टाइप से तो होगी इक्वेशन, जाई एम 3RT
डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, यही होगा ना, यही तो होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, म्यू ये स्क्वायर का साइन हटा दूंगा तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू जाई एम 3RT डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एन स्क्वायर हाफ, ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन म्यू की। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक मोमेंट को काउंट मतलब कि फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से मैंने मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसको इन्वर्स ही तो बोलते हैं, इन्वर्स कर देना, ठीक है। वो देख लेना आप, मेरे को ये मैथमेटिक्स की जो कंडीशन है कुछ उनका घाट ही पता है मेरे को, ठीक है। छोटा हुआ तो अभी 5 साल 6 साल हो गए थे, मैथमेटिक्स क्या नहीं पता था, इन्वर्स कर देते इस यूनिट को, इस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देख लेना ये बन जाएगी। तो हमारा फाइनली हमने क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, हम फाइनली मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है उससे हम हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ये फाइंड आउट हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने क्या बताया आपको कि हम डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं मेजर कर सकते, हमें एक कंडीशन चाहिएगी। तो वो मैंने सबसे फर्स्टली आपको कंडीशन नोट डाउन करवाई। उस कंडीशन में हम डायरेक्ट इसको मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं निकाल सकते, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से मैंने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट को काउंट कर लिया, मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट ऑफ म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, फोर्स मैग्नेटोन, जिसको हम क्या लिखते हैं भाई, BM मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, इसकी यूनिट यही तो लिखते हैं, फोर्स मैग्नेटोन। तो फोर्स मैग्नेटोन क्या होता है भाई, फोर्स मैग्नेटोन EH/4πm, ये होता है फोर्स मैग्नेटोन। फोर्स मैग्नेटोन का मतलब ये होता है, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, M मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है, ठीक है। ओके, क्या बोला भाई मैंने, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारा H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, H का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद भाई M का मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, अब देखिएगा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है भाई, अब नेक्स्ट क्या बताएंगे हम आपको, ये ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट मैंने कैलकुलेट किया वो क्या है भाई, जो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया वो क्या है भाई, वो आया हमारा, ध्यान से देखिएगा, जाई m 3RT डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है, और हाफ, यही तो आया है ना, यही तो आया है, ठीक है, यही आया ना। तो यहां पे एक चीज देखिएगा, यही आया ना। तो यहां पर अगर हम 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर की मैं वैल्यू रख दूं, उसकी वैल्यू होती है 2.84। 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है भाई, ये किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर, ये किस चीज के इक्वल होता है, देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू 2.84 के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये किसके, मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल आ सकता है भाई, और 2.84 ये इसके इक्वल है, 2.84 जाई m t हाफ, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा ये इसके इक्वल हो जाता है, और लास्ट में क्या लिख देते हैं भाई, फोर्स मैग्नेटोन, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ये इसके इक्वल भी आता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2.84 जाई m मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर हाफ, और फोर्स मैग्नेटोन, और क्या भाई, फोर्स मैग्नेटोन, ठीक है, फोर्स मैग्नेटोन। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है, डन है। तो इसके इक्वल भी होता है। तो मैंने आपको क्या फाइंड आउट करवा दिया भाई, क्या निकलवा दिया मैंने आपको
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का आपको पता लग गया होगा n स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 3RT। और उसके बाद आपको जो हमारा ये मैग्नेटिक मोमेंट किस प्रकार कैलकुलेट किया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से, ये भी पता लग गया। उसके बाद हमने 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर की वैल्यू 2.84 रख के और हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, वो भी पता लगा। बोर्स मैग्नेटिन क्या होता है, बोर्स मैग्नेटिन यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। बोर्स मैग्नेटिन इक्वल टू क्या होता है, EH डिवाइडेड बाय 4πm, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये हमारा फाइंड आउट कर लिया मैंने, क्या मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मैंने मेजर कर लिया, डायरेक्ट नहीं कर सकते लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, तो मैंने वो ही किया है, ठीक है। क्या आया 2.84 xmt हाफ बोर्स मैग्नेटोन यूनिट, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन दिखाऊं, फाइनल कैलकुलेशन किस प्रकार की भाई मैंने ये मैंने किस प्रकार कैलकुलेट किया, आपने देख लिया होगा किस प्रकार मैंने कैलकुलेट किया है, ये आपने चेक किया ना, देख लिया। तो एक फाइनल आप मतलब कि एक डेरिवेशन लिख लीजिए किस प्रकार कैलकुलेट किया। हाउ टू कैलकुलेट xm टू म्यू, xm से मैंने किस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, देखिएगा। तो मैंने क्या किया भाई, हमारा म्यू इज इक्वल टू म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या यहां से लिखिए, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, H के, फिर म्यू इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी H लिखा। यहाँ पे क्या था इनका मतलब पता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मैंने फॉर्मूला मुझे पता है, क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कर सकते हैं। तो xm इज इक्वल टू क्या था, n स्क्वायर और म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3RT, यही होता है ना, यही होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारा निकल आएगा भाई, यहाँ से मेरा मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे, यहाँ से ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ना सिर्फ, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3RT। इस इक्वेशन को मैं इन्वर्स कर दूंगा, इस इक्वेशन को इन्वर्स करने के बाद क्या आएगा भाई, म्यू स्क्वायर 3RT xm डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इस स्क्वायर को जब यहां से हटाऊंगा, इस स्क्वायर को, तो ये क्या बनेगा भाई, 3RT xm डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और मैं स्क्वायर ये हटा के क्या लिख सकता हूं इसको, म्यू इज इक्वल टू 3RT xm डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हाफ, ठीक है, ये भी लिख सकता हूं। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारा 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 3RT नहीं लिखेंगे, 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 2.84, ठीक है, याद रखिएगा। 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मतलब ये 3 टाइम गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू किसके होता है, 2.84 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू रख दी, और हमारी बोर्स मैग्नेटोन, ये इसकी यूनिट क्या है, बोर्स मैग्नेटोन की मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है बोर्स मैग्नेटोन, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया भाई, यहां से हमने 3R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्या आई 2.84 xm t हाफ बोर्स मैग्नेटोन, ये फाइनल वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। और बोर्स मैग्नेटोन किसके इक्वल होता है भाई, बोर्स मैग्नेटोन इक्वल होता है EH डिवाइडेड बाय 4πm। यहाँ पर E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, M क्या होता है भाई, M होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी इसकी, ठीक है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया ना कि हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मजाक मत लेना इस टॉपिक को मजाक मत समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बता देता हूं अभी भी कि इस टॉपिक को मैं बार बार बोल रहा हूं, मजाक मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम जो करेंगे, अब करेंगे रिलेशन बिटवीन द xm एंड t, रिलेशन बिटवीन द xm एंड t, क्या भाई, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर। जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है
और जो टेम्परेचर है उसके बीच में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और जो टेम्परेचर है उसके बीच में हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे भाई, हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और जो हमारा टेम्परेचर है उसके बीच में हम रिलेशन किस प्रकार देखेंगे, क्या होगा रिलेशन, क्या होगा भाई रिलेशन, देखिएगा रिलेशन क्या होगा, बताता हूं आपको मैं रिलेशन क्या होगा। देखिएगा यहां पर एक चीज कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशन। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको फाइंड आउट करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको पता है जाइम क्या था भाई, जाइम क्या था, जाइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर क्या था भाई, 3RT था, 3RT यही था ना जाइम, जाइम यही होगा, यही तो था जाइम, जाइम यही था ना। तो यहां पर अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट मान लूं, किसको भाई, एक पार्ट को मैं यहां पर कांस्टेंट मान लूं, किस पार्ट को, इस पार्ट को मैंने यहां पर कांस्टेंट मान लिया, इस पार्ट को मैंने यहां पर क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर किसको, एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर 3RT मतलब एवोगाड्रो नंबर म्यू स्क्वायर और 3RT मतलब 3 टाइम गैस कांस्टेंट को कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया भाई, एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R इज इक्वल टू C मतलब कि कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया भाई जाइम इक्वल टू C डिवाइडेड बाय T, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, जाइम किसके इक्वल है भाई, जाइम इक्वल है किस चीज के, किस चीज के, C डिवाइडेड बाय T के। तो अगर अब ये डिस्कवरी किसने की, ये एक प्रकार से ये क्या है भाई, क्यूरी लॉ, जाइम इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय T, इसको बोलते हैं हम क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ, CURRIE, क्यूरी लॉ बोलते, क्यूरी लॉ ना, हाँ क्यूरी, डबल आर नहीं सिंगल आर। ठीक है, क्यूरी लॉ, इसको मैं बोलता हूं क्यूरी लॉ भाई, याद रखिएगा क्यूरी लॉ। अब ये जो क्यूरी लॉ है ना, ये इसको डिस्कवर पता है किसने किया, इसको डिस्कवर किया था भाई पीरे, पीरे क्यूरी ने, पीरे क्यूरी ने, इसकी जो डिस्कवरी है वो पीरे क्यूरी ने की थी, याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने रिलेशन निकाला किसके और किसके बीच में। अब ये रिलेशन देखिएगा आप कहां पर काम आएगा, बहुत काम का रिलेशन है ये, याद रखिएगा। ठीक है, रिलेशन निकाला किसके बीच में, जाइम और T के बीच में, जाइम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में मैंने रिलेशन निकाला, वहां से मेरी एक वैल्यू फाइंड आउट हुई, कौन सी, जाइम इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय T। C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 3RT जो हमारा एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R जो है इज इक्वल टू C, मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, किस चीज को, जाइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3RT है ना, तो मैंने एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R जो है उसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, उसको मैंने मान लिया C, तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आया इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय T। तो जो ये लॉ निकला ना, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी C डिवाइडेड बाय T जो निकला उसको मैंने बोला क्यूरी लॉ। ये क्या है, क्यूरी लॉ है, क्यूरी लॉ। और इसकी जो डिस्कवरी की किसने की, पीरे क्यूरी ने, पीरे क्यूरी ने। ये क्या है, क्यूरी लॉ, जिसकी डिस्कवरी किसने की भाई, पीरे क्यूरी ने। अब इस रिलेशन का हम यूज कहां पे करते हैं, जहां पर मुझे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिस कंपाउंड में भी, जिस किसी कंपाउंड में भी मुझे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो, वहां पर मैं इस रिलेशन का यूज करता हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो। याद रखिएगा, अगर मुझे कहीं पर भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है किसी भी कंपाउंड में, तो मैं क्यूरी लॉ का यूज करता हूं, किसका, क्यूरी लॉ। ठीक है, जाइम और टेम्परेचर का इफेक्ट अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में देखना हो तो मैं किस चीज को देखता हूं भाई, याद रखिएगा किस चीज को, क्यूरी लॉ को देखता हूं, इस रिलेशन को देखता हूं। ओके, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है देखिएगा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इस क्यूरी लॉ से ना कुछ ग्राफ बनते हैं, ये किस किस कंपाउंड पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पर हमारा क्यूरी लॉ जो है अप्लाई किया जाता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पर। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पर इस पर जाइम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे अब। ठीक है, ओके, आपने नोट डाउन तो कर लिया था ना भाई, ये आपने नोट डाउन कर लिया था ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है भाई, देखिएगा,
ठीक है भाई। इस टॉपिक से हम क्या करेंगे, जो रिलेशन बिटवीन जाइम एंड टी है, इससे हम कुछ एक कंपाउंड के बीच, हम यहाँ से मतलब कि कुछ एक कंपाउंड के बीच, क्यों कि यहाँ से ना जाइम और टी के मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ फॉर्म होते हैं कुछ। अब वो ग्राफ देखने आपको जो नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेट नेट जेआरएफ इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ से याद रखना क्यूरी लॉ से जो हमारे ग्राफ आएंगे वो, और आगे कुछ एक ग्राफ आएंगे, उन ग्राफ को आप याद कर लेना कि ये ग्राफ इस चीज के लिए होता है। क्योंकि डायरेक्ट आपको ग्राफ भी दे सकते हैं और उस ग्राफ से आपको पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ किस चीज के लिए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक, किस चीज के लिए है, ये चीज आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, इन चीजों के लिए आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि यह ग्राफ किस चीज के लिए है। ओके, तो आप इस चीज को याद कर लेना पक्का, ठीक है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, अब आप लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या करोगे आप, अब हम ग्राफ करेंगे जाइम एंड टी के वर्सेस। अब हम जो ग्राफ करेंगे ना, ग्राफ किसका भाई, जाइम वर्सेस टी एंड जाइम वर्सेस 1/t, इनके ग्राफ करेंगे। कुछ ग्राफ बना रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेट जेआरएफ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेट जेआरएफ में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ बना रहा हूं, फर्स्ट ग्राफ चेक करना। अगर हमारा इस टाइप का ग्राफ है ना, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच इस टाइप का ग्राफ है, बिल्कुल स्लोप, बिल्कुल मतलब कि कुछ चेंज ही ना आया हो। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में तो कुछ चेंज ही ना आया हो, सिर्फ टेम्परेचर में ही चेंज आ रहा है, टेम्परेचर ही इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल रहा हूं, अगर हमारा इस टाइप का ग्राफ आए, जाइम वर्सेस टी का, जाइम वर्सेस टी का अगर इस टाइप का ग्राफ आए ना, तो आप समझ लेना हमारा जो कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक है। क्या है भाई, हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, जैसे कि D10, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हमारा इस टाइप का ग्राफ फॉर्म होता है जाइम वर्सेस टी के, तो आप समझ जाना वो ग्राफ किस चीज का, डायामैग्नेटिक नेचर का है। वो वहां पर शो कर रहा है डायामैग्नेटिक नेचर, अगर जाइम वर्सेस टी का इस टाइप का ग्राफ फाउंड होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपसे यही पूछेगा, ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा भैया किस चीज का ग्राफ है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किस चीज के लिए है, तो आप बोल देना डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए। किस चीज के लिए भाई, डायामैग्नेटिक के लिए। मतलब कि इसका मतलब क्या है, यहां पर टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टेड जाइम, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना आप। इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है बट जाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका क्या मतलब है भाई, ये जो डायामैग्नेटिक का ग्राफ है ये क्या है, जाइम पर, जाइम डू नॉट अफेक्टेड, जाइम डू नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जाइम डू नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसका मतलब याद रखना आप, जो हमारा जाइम है वो टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब आप समझ जाना, जाइम इज डू नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जाइम पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है भाई, इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, इसका मतलब ये है। ओके, तो ये ऐसा ग्राफ आपके पास जाइम और टी का आ जाए तो वो डायामैग्नेटिक का होता है, जहां पर टेम्परेचर का मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जहां पर टेम्परेचर का मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद देखिए, जब टेम्परेचर का मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर इफेक्ट होता है एक जगह, देखिएगा कहां पर, अगर हमारा जाइम वर्सेस टी का एक ग्राफ है, किस टाइप का, इस टाइप का, कि हमारा जाइम डिक्रीज होए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज विद डिक्रीज जाइम, क्या वही टेम्परेचर इंक्रीज और जाइम डिक्रीज। मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जाइम डिक्रीज हो रहा है। अगर इस टाइप का आपका ग्राफ है जाइम वर्सेस टी का, तो वो होता है पैरामैग्नेटिक का ग्राफ। किसका भाई, पैरामैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा, जो चीज लिखवा रहा हूं माइंड में डाल लेना इन चीजों को। अगर हमारा ग्राफ कैसा है, जाइम वर्सेस
टी का, जाइम वर्सेस टी का अगर हमारा ग्राफ इस टाइप का है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जाइम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो उस ग्राफ को हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक ग्राफ। हम उसको कौन किस चीज का ग्राफ होता है? वो पैरामैग्नेटिक ग्राफ होता है। किस चीज का? पैरामैग्नेटिक का ग्राफ। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर कोई इफेक्ट ना हो उस ग्राफ को मैं नाम देता हूं, वो ग्राफ है डायमैग्नेटिक का। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो और हमारा ग्राफ साई एम वर्सेस टी का हो, तो वो ग्राफ होता है पैरामैग्नेटिक का। किस चीज का? भी पैरामैग्नेटिक का। ठीक है, एक ग्राफ और देख लेना आप, हमारा जाइम वर्सेस एक ग्राफ और होता है किस चीज का? किस चीज का आता है भाई? वो जाइम वर्सेस टी 1/t का। ये ग्राफ और देख लेना, जो हमारा जाइम वर्सेस 1/t का जो ग्राफ आता है ना, वो कैसा आता है? वो ग्राफ बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, वो इस टाइप का एक ग्राफ आता है। ठीक है, ठीक है, ये स्लोप फॉर्म हो रहा है, इस टाइप का यहां पर एक स्लोप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, जाइम वर्सेस 1/t का जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ये किस चीज का ग्राफ होता है? पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक ग्राफ ऑन जाइम वर्सेस 1/t। हाँ, लिख लीजिए पैरामैग्नेटिक ग्राफ, पैरामैग्नेटिक ग्राफ ऑन जाइम वर्सेस 1/t। ठीक है, तो मैंने आपको कितने ग्राफ करा दिए भाई? यहां पर कंप्लीट हो चुका है, टाइम भी हो चुका है हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 ग्राफ कराए। किस किस के भाई? एक तो मैंने कराया डायमैग्नेटिक का, जाइम वर्सेस टी का। ठीक है, एक करवाया पैरामैग्नेटिक का, जाइम वर्सेस टी का। एक करवाया मैंने ग्राफ पैरामैग्नेटिक का, जहां पर जाइम वर्सेस 1/t का जो ग्राफ है, किस चीज का? पैरामैग्नेटिक का ग्राफ है, जहां पर जाइम वर्सेस 1/t है। याद रखिएगा इसको, बिल्कुल इसको याद रखिएगा आप। जाइम वर्सेस 1/t का ग्राफ है पैरामैग्नेटिक नेचर का। किसका? पैरामैग्नेटिक नेचर का ग्राफ है, वो ये है। तो जाइम वर्सेस टी में जब डायमैग्नेटिक नेचर था, वहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। वो कौन सा था? पैरामैग्नेटिक ग्राफ था। किसका? जाइम वर्सेस टी का। और जहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर हमारा जाइम वर्सेस 1/t का हमने ग्राफ लिया, ठीक है, जहां पर हमने किस चीज का भाई? जाइम वर्सेस 1/t का एक ग्राफ लिया, और वहां पर क्या देखा हमने? क्या देखा? वो ग्राफ था पैरामैग्नेटिक का। किस प्रकार? ये वाला ग्राफ, बिल्कुल एक स्लोप बन रहा था, एक करेक्ट लाइन जा रही थी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी ऊपर की तरफ। मतलब कि आप समझ गए ना इस चीज का मतलब? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्लोप बन रहा है एक। ठीक है, जाइम वर्सेस 1/t का एक ग्राफ है जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर का है। किस चीज के लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। तो ये ग्राफ किसका भाई? पैरामैग्नेटिक ग्राफ ऑन जाइम वर्सेस 1/t का ग्राफ है, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल इस टाइप का स्लोप फॉर्म हो रहा है। तो आपको ग्राफ देखते ही पता लग जाना चाहिए भाई ये किस चीज का ग्राफ है। अगर आपको ये ग्राफ आए तो आप बता देना ये किस चीज का? पैरामैग्नेटिक का है, जाइम वर्सेस 1/t का। पैरामैग्नेटिक का जाइम वर्सेस 1/t का। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट आगे का वर्क करवाते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी। ओके, बाय।